हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज भी हम मगध साम्राज्य में आगे पढ़ने वाले हैं और इसके जस्ट पहले के लेक्चर में हमने जो है मगध साम्राज्य की उत्पत्ति के कारण पढ़ लिए थे कि आखिर मगध साम्राज्य की ही उत्पत्ति क्यों हुई और इसी का ही विकास क्यों हुआ। आज हम मगध साम्राज्य में आगे चर्चा करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से तो जो है वंश आए और आगे क्या क्या हुआ, तो यह सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे अपने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पढ़ते हैं आज हम मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश तो जो है आए। तो यदि हम बात करें सबसे पहले तो देखिए मगध साम्राज्य में हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है बृहद्रथ वंश की, ठीक है। और यदि हम बात करें बृहद्रथ वंश की तो इसकी हमें जानकारी केवल पुराणों में मिलती है। किसमें मिलती है? पुराणों में मिलती है। ऐतिहासिक रूप से इस वंश का हमें कोई वर्णन नहीं मिलता है। पुराणों में हमें यह जानकारी मिलती है कि जो महाराज जरासंध थे, कौन थे? महाराज जरासंध थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। वो इस वंश के थे, ठीक है, और वो मगध के राजा थे। तो यह हमें पुराणों में जानकारी मिलती है। और महाराज जो जरासंध थे यह महाराज कंस के ससुर थे और इनकी दो पुत्रियां थी जिनकी शादी महाराज कंस से हुई थी, ठीक है। और बाद में भगवान श्री कृष्ण भीम के हाथों इनकी उद्धार करवाते हैं, ठीक है। तो यह जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले वंश की तो देखिए अगला वंश आता है इसमें हर्यक वंश। और इस वंश की हमें जानकारी ऐतिहासिक रूप से मिलती है, ठीक है। हर्यक वंश की यदि हम बात करें तो जो हर्यक वंश है वह लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। मतलब जब महाजनपद काल चल रहा था। कब का? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। मतलब जब महाजनपद काल शुरू हुआ था तब इस समय पहले जो मगध पर पहला वंश जो स्थापित हुआ वह था हर्यक वंश, ठीक है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले वंश की तो अगला इस पर वंश स्थापित होगा कौन सा? शिशुनाग वंश। अगला वंश कौन सा स्थापित होगा? तो अगला जो वंश स्थापित होगा वो होगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और इसके बाद अगला जो वंश स्थापित होगा वो होगा नंद वंश, ठीक है। और नंद वंश के बाद जो आएगा वो आएगा मौर्य वंश, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश में क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले मगध के हम सबसे पहले वंश के बारे में पढ़ते हैं, हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश की यदि हम बात करें तो हर्यक वंश का जो समय है वह लगभग 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक यह वंश रहा। कब तक? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक यह वंश रहा, ठीक है। हर्यक वंश की यदि हम बात करें तो हर्यक वंश को ही एक अन्य नाम से भी जानते हैं हम, जिसका नाम है क्या? पितृहंसा वंश। क्या? पितृहंता वंश। क्यों इसे पितृहंता वंश कहा जाता है? क्योंकि इसके जो सभी शासक हुए हैं उन्होंने अपने पिताओं की हत्या की है। जैसे यदि आप देखेंगे तो जो प्रथम शासक होंगे बिंबिसार, उनकी हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु करेंगे, ठीक है। फिर अजातशत्रु का जो पुत्र होगा जिसका नाम होगा उदयन, ठीक है, तो वो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बनेगा, ठीक है। तो इस कारण से इसे पितृहत्या वंश भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके ये लोग शासक बने हैं, ठीक है। तो इसे पितृहंसा वंश भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हर्यक वंश के यदि हम संस्थापक की बात करें तो इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार इस वंश के प्रथम शासक और संस्थापक थे, ठीक है। क्या थे? संस्थापक थे। इनकी जो राजधानी थी, बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह बनाई थी राजगृह या
गिरिराज। मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले जो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वह राजगृह या गिरिराज थी, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगी। ठीक है, तो बिंबिसार जो संस्थापक थे इनकी राजधानी थी राजगृह या गिरिराज। और यदि हम बात करें बिंबिसार की तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद यदि हम देखें बिंबिसार के बारे में, तो यदि इसके बाद यदि हम देखें तो अब इनकी देखिए हम नीतियां देखते हैं कि आखिर इन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आखिर बिंबिसार ने किस प्रकार से अपने मगध साम्राज्य का तो जो है विस्तार किया। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए यहां पर जैसे यदि हम बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अलग अलग महाजनपद थे। जैसे यहां पर था कौशल महाजनपद। ये कौन सा महाजनपद था? ये था कौशल। ठीक है, यहां पर था जस्ट इसी के बगल में ये था बज्जी। इसके नीचे था जस्ट मगध। ठीक है, फिर उसके जस्ट नीचे था अंग, और इसके मगध के बगल में जो था वो था काशी, और इसके बगल में जो था वो था वत्स। क्या नाम था जिसका? वत्स। और यहां पर था अवंतिका। ये वत्स और यहां पर था अवंतिका। ठीक है, तो ये महाजनपद थे। अब क्या होता है सबसे पहले कि एक घटना घटित होती है। घटना क्या घटित होती है? तो एक घटना घटित होती है कि जो अंग के राजा रहते हैं, एक अंग के राजा रहते हैं जिनका नाम होता है ब्रह्मदत्त। क्या होता है? ब्रह्मदत्त। ये आक्रमण करते हैं मगध के ऊपर। ठीक है, मगध के ऊपर, और यहाँ के शासक रहते हैं भट्टी। देखिए यह घटना जो है यह बिंबिसार के पहले की है। ठीक है, जब यहाँ के शासक भट्टी रहते हैं। तो ये जो ब्रह्मदत्त जो अंग के शासक हैं ये आक्रमण करते हैं मगध के ऊपर, और मगध के जो राजा होते हैं भट्टे इनको क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद बनते हैं बिंबिसार जो है यहाँ के मगध के राजा। तो बिंबिसार कहते हैं कि हमें इनसे क्या करना है? अपनी हार का मतलब बदला लेना है जब इन्होंने मगध पर आक्रमण किया है। तो बिंबिसार के एक मंत्री रहते हैं। ठीक है, जिनका नाम होता है क्या? जिनका नाम होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सुनिधि। सुनिधि दीर्घचारण। ये रहते हैं बिंबिसार के एक मंत्री। ये बिंबिसार को समझाते हैं कि यदि आप अंग पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप इस अंग पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको काशी और कौशल इन दो राज्यों को जीतना होगा। ठीक है, यदि आप इन दो राज्यों को जीतेंगे नहीं तो जैसे ही आप इन पर मतलब मगध से आप जैसे ही अंग पर आक्रमण करेंगे ये दोनों आप पर आक्रमण कर देंगे, क्योंकि आप तो जो है शक्तिशाली होने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पहले आपको इन दोनों राज्यों को जीतना पड़ेगा। जब ये दोनों आपके पक्ष में आ जाएंगे तो उसके बाद आप इस पर आराम से आक्रमण कर देना और ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि जब तक आपके पक्ष में ये दोनों राज्य नहीं आएंगे तो यदि आप इस पर आक्रमण करेंगे तो ये दोनों मिलकर के आप पर आक्रमण कर देंगे। तो यह जो है यह सलाह दी किसने? दीर्घचारण ने। दीर्घचारण ने। ठीक है, तो बिंबिसार बोले चलो ठीक है, अपनी नीतियों के द्वारा पहले इनको जीतते हैं, कौशल और काशी और आसपास के क्षेत्रों को, फिर इसके बाद हम आक्रमण करेंगे। तो इन्हीं नीतियों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इन्होंने जो है वैवाहिक नीतियां स्थापित की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक नीतियों के द्वारा कैसे? तो देखिए इन्होंने अलग अलग देश की राजकुमारियों से विवाह किए। जैसे यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि जैसे हम बात करें तो देखिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत इन्होंने बज्जी के शासक, क्या बज्जी के शासक की, बज्जी के शासक थे जिनका नाम था क्या? चेटक। चेटक और चेटक की एक पुत्री थी जिसका नाम था क्या?
चेलना। तो चेलना के साथ इन्होंने विवाह किया, ठीक है। अब चेलना के साथ विवाह किया तो ये जो बज्जी है यह इनके पक्ष में अपने आप ही आ गया। क्यों? क्योंकि अब जो ये थे मगध के राजा जो थे, अब बज्जी साम्राज्य के क्या दामाद बन चुके थे, ठीक है। तो जैसे ही इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित हुए तो ये इनके पक्ष में आ गया, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरी विवाह नीति के अंतर्गत इन्होंने दूसरा जो विवाह किया वह किया कौशल देश के कौशल देश के राजा जो थे जिनका नाम था क्या? महाकौशल। क्या नाम था? महाकौशल। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था क्या? महाकौशला। तो महाकौशला से इन्होंने विवाह किया, ठीक है। अब महाकौशला से जैसे ही विवाह किया तो ये कौशल भी इनके पक्ष में आ गया, ठीक है, ठीक है, कौशल इनके पक्ष में आ गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने, और यदि हम बात करें कौशल जैसे ही इनके पक्ष में आया और जैसे ही इन्होंने महाकौशला से विवाह किया तो जो काशी था वो इन्हें दहेज में मिल गया, क्योंकि जो काशी था इसका शासन जो है कौशल के अधीन चलता था। तो इन्होंने कौशल वालों ने काशी तो जो है बिंबिसार को दहेज में दे दिया, ठीक है। तो अब कौन कौन से पक्ष में हो गए बिंबिसार के? एक तो काशी हो गया, एक तो कौशल हो गया और एक हो गया बज्जी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो विवाह नीति के अंतर्गत इन्होंने अपना जो तीसरा विवाह किया वह किया मद्र देश की राजकुमारी। क्या किया? मद्र देश की राजकुमारी जिनका नाम था क्या? क्षेमा। क्षेमा से इन्होंने विवाह किया, ठीक है। और मध्य देश वर्तमान में कहां पर है? तो मध्य देश वर्तमान में कहलाता है पंजाब, ठीक है। तो इतने इन्होंने विवाहिक संबंध अपने स्थापित किए। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने एक मतलब मित्रतापूर्ण नीति भी अपनाई और मित्रतापूर्ण नीति से भी इन्होंने जो है अवंती को अपने पक्ष में किया। कैसे? देखिए क्या होता है कि जो अवंती के जो राजा होते हैं जिनका नाम होता है क्या? चंड प्रद्योत। क्या नाम होता है? चंड प्रद्योत। ये तो जो है पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं हम उस समय कहते थे क्या? पांडु रोग। क्या कहते थे? पांडु रोग यानी पीलिया। तो ये पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो बिंबिसार क्या कहते हैं कि अपने राजवैद्य जिनका नाम होता है क्या? जीवक। बिंबिसार जो अपने राजवैद्य जिनका नाम होता है जीवक, इनको तो जो है चंड प्रद्योत की सेवा में भेजते हैं, ठीक है। कहां पर भेजते हैं? चंड प्रद्योत की सेवा में भेजते हैं। और ये जीवक जो है वो चंड प्रद्योत की दवाई करते हैं और चंड प्रद्योत जो है पीलिया रोग से ग्रसित हो जाती है। तो इनकी मित्रता काफी अच्छी हो जाती है और ये कहते हैं कि मतलब जो है इनकी मित्रता बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है और ये कहते हैं कि अब आप अंग पर आक्रमण कीजिए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अब क्या करते हैं कि बिंबिसार जो है वो मगध के राजा होते हैं और अब ये क्या करते हैं? अंग पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। अब इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं रहती क्योंकि बज्जी इनके समर्थन का है, ठीक है, कौशल इनके समर्थन का है, काशी इनके समर्थन का है, ठीक है, और अवंतिका भी इनके समर्थन का हो गया है, क्योंकि जो चंड प्रद्योत है और जो बिंबिसार है ये काफी अच्छे मित्र हो जाते हैं। तो अब ये करते हैं आक्रमण अंग के ऊपर और अंग को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं, ठीक है। अंग के राजा होते हैं जो कौन? ब्रह्मदत्त। तो इनको हरा देते हैं और अंग पर यह क्या कर लेते हैं? तो यह जीत हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बिंबिसार की जो पहली जीत होती है वो अंग राज्य पर होती है, ठीक है। यदि हम बात करें युद्ध नीति के अंतर्गत, मैंने आपको समझा दिया है कि क्या क्या युद्ध नीति के अंतर्गत यह अंग के राजा जिनका नाम होता है क्या? अंग के राजा जिनका नाम होता है ब्रह्मदत्त, इनको तो जो है ये हराकर अंग पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें आगे तो बिंबिसार के बारे में यदि हम आगे बात करें कि बिंबिसार की, बिंबिसार की यदि हम आगे बात करें तो बिंबिसार तो जो है मगध साम्राज्य में काशी और अंग का विलय करते हैं, ठीक है। काशी प्लस
अंग का। अंग को यह युद्ध के द्वारा जीतते हैं और काशी तो जो है वो इन्हें दहेज में मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो बिंबिसार को मतलब इनके हमें अनेक उपनाम भी मिलते हैं। उपनाम कौन कौन से मिलते हैं? तो उपनाम की यदि हम बात करें तो उपनाम इनका मिलता है हमें क्या? क्षेत्रोजस। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रोजस किसका नाम है, उपनाम है? तो वो बिंबिसार का है। और क्षेत्रोजस का मतलब होता है क्षेत्र स्वामी। क्या होता है? क्षेत्र स्वामी। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनका एक अन्य उपनाम भी मिलता है जिसे हम कहते हैं क्या? श्रोणिक। और श्रोणिक जो इनका नाम मिलता है वो मिलता है हमें कहां पर? जैन ग्रंथों में। जैन ग्रंथों में इनका उपनाम मिलता है। और श्रोणिक का मतलब होता है दूर दूर तक सुनाई देने वाला। दूर दूर तक सुनाई देने वाला, तो यह कहलाता है श्रोणिक। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इनका एक अन्य नाम और उपनाम मिलता है जिसे हम कहते हैं हम लोग, इनका एक अन्य नाम भी मिलता है जिसका नाम है सेनिया। ठीक है, अब इन्हें सेनिया क्यों कहा जाता है? तो सेनिया इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी सेना थी। क्या थी? बड़ी सेना थी, तो इसका नाम जो है, इनका नाम जो है वो सेनिया मिलता है। ठीक है, यदि हम बात करें बिंबिसार की तो बिंबिसार की जो हत्या करते हैं वो करते हैं इनके पुत्र अजातशत्रु। क्या? बिंबिसार की जो हत्या करते हैं वो कौन करते हैं? तो हत्या इनकी करते हैं इनके पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु इनकी हत्या कर देते हैं कब? 492 ईसा पूर्व में। ठीक है, और अजातशत्रु ही अगले शासक बनेंगे इस वंश के। ठीक है, तो यहां पर बिंबिसार जो है वो हमारा खत्म हो गया है और अब अजातशत्रु शुरू हो गए हैं। ठीक है, यदि हम बात करें अजातशत्रु की तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यदि हम बात करें तो प्रारंभ में अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे। प्रारंभ में क्या थे? प्रारंभ में जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। यदि हम बात करें अजातशत्रु के शासनकाल की तो इनका जो शासनकाल है वह 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, 461 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, यदि हम बात करें बिंबिसार की, अजातशत्रु की, सॉरी किसकी? अजातशत्रु की। इसके यदि हम बात करें किसकी? अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु का एक हमें उपनाम भी मिलता है जिसे हम कहते हैं, इन्हें कुणिक नाम से जाना जाता था। कुणिक किसका नाम है? तो कुणिक अजातशत्रु का उपनाम है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो अजातशत्रु के समय ही, कब? अजातशत्रु के समय ही यानी 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? तो यह हुई थी राजगृह में। राजगृह में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह की थी महाकश्यप ने। अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी महाकश्यप ने। ठीक है, तो ये सब घटनाएं इनके समय में होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अजातशत्रु के समय में एक महत्वपूर्ण जो है घटना घटित होती है। क्या होती है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कौशल देश के राजा होते हैं, कौशल जो राज्य होता है, ठीक है, इसके जो शासक होते हैं वो होते हैं कौशल। यह राज्य है या महाजनपद है, और इसके जो शासक होते हैं वो होते हैं महाकौशल। अब देखिए यहां पर आप स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके शासक होते हैं महाकौशल। ठीक है, इनके एक पुत्र होता है और एक पुत्री होती है। क्या होती है? इनके
तो एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है क्या? पुत्र जिनका नाम होता है प्रजित सेन या प्रजित सेन, ठीक है। और इनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है महाकौशला, ठीक है। महाकौशला की शादी होती है किसके साथ में? तो महाकौशला की शादी होती है बिंबिसार के साथ में, ठीक है। अब बिंबिसार की हत्या कर देते हैं कौन? अजातशत्रु, ठीक है। इनकी हत्या कौन कर देते हैं? अजातशत्रु। तो जो इनके साले होते हैं जिनका नाम होता है क्या? प्रसेनजित, ठीक है। प्रसेनजित करते हैं अजातशत्रु के ऊपर आक्रमण, और जो काशी होती है इनसे, जो मतलब काशी इन्हें बिंबिसार को दहेज में मिलता है, उनको ये छुड़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? छुड़ा लेते हैं, मतलब अजातशत्रु से जो है वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही अजातशत्रु से वापस लेते हैं तो अजातशत्रु को आता है गुस्सा, ठीक है। अजातशत्रु कहता है कि आपने मेरे पिताजी को दहेज में दे दिया था, तो इस कारण से यह हमारा ही होता है। तो अजातशत्रु जो है आक्रमण करते हैं किसके ऊपर? प्रसेनजित के ऊपर, ठीक है। और प्रसेनजित से क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि प्रसेनजित जो है अजातशत्रु से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है, क्योंकि अजातशत्रु बहुत ही ज्यादा वीर था। तो इनकी एक पुत्री रहती है जिनका नाम होता है क्या? बाजिस। क्या नाम होता है? बाजिस। ये क्या है? ये पुत्री है ये पुत्री है प्रसेनजित की। तो इन बाजिस का विवाह कर देते हैं यह किसके साथ? अजातशत्रु के साथ, ठीक है। अब इनकी पुत्री का विवाह तो हो गया, लेकिन इनको काशी अभी भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रसेनजित का एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है क्या? बिट्ठुर। क्या नाम होता है? बिट्ठुर। बिट्ठुर इनका नाम होता है, और यह जो होता है यह दासी पुत्र होता है, ठीक है। दासी पुत्र होता है, ठीक है। तो जो दासी पुत्र होता है यह जाता है कहां पर? शाक्यगढ़ में। शाक्यगढ़ में जाता है जहां के गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो यह शाक्यगढ़ में जाता है, और शाक्यगढ़ में जैसे ही पहुंचता है तो ये इसका मतलब शाक्यगढ़ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा अपमान करते हैं। क्या कहते हैं कि आप तो मतलब दासी पुत्र हो, ठीक है, आप तो मतलब दासी पुत्र हो। तो ये जो शाक्यगढ़ के लोग होते हैं यह बिट्ठुर का बहुत ही ज्यादा अपमान करते हैं, ठीक है। तो बिट्ठुर क्या करता है कि शाक्यगढ़ के ऊपर करता है आक्रमण, ठीक है। शाक्यगढ़ के ऊपर आक्रमण करता है और इसे कर देता है क्या? नष्ट। शाक्यगढ़ के ऊपर क्या करता है? यह आक्रमण करता है और इसे कर देता है नष्ट। अब बिट्ठुर जैसे ही अपने मतलब घर यानी कौशल देश की तरफ लौटता है, तो इसकी जो सेना होती है वो एक नदी है जिसका नाम है क्या? राप्ती नदी। राप्ती नदी पर ये लोग विश्राम कर रहे होते हैं। मतलब सेना जब युद्ध लड़कर आई तो लौटकर राप्ती नदी पड़ती है बीच में, तो राप्ती नदी पर यह लोग विश्राम करते हैं, और तभी राप्ती नदी में आ जाती है क्या? बाढ़। और जैसे ही बाढ़ आ जाती है तो बिट्ठुर और इनकी सेना सभी बाढ़ में बह जाते हैं, ठीक है। बिट्ठुर और उसकी सेना जब जैसे ही बाढ़ में बह जाते हैं तो इनके जो पिताजी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं प्रसेनजित सेन कि अब हमारे पास तो कोई उत्तराधिकारी ही नहीं बचा है, ठीक है। अब जैसे ही ये समाप्त हो जाते हैं बिट्ठुर, तो अब इनके पास केवल एक ही मतलब उपाय बचता है कि ये अपना उत्तराधिकारी, मतलब उत्तराधिकारी तो नहीं लेकिन ये जो अपना क्षेत्र है यह सौंप देते हैं किसको? अजातशत्रु को, ठीक है। तो अब अजातशत्रु के पास क्या क्या आ गया? तो अजातशत्रु के पास आ गया, देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो अजातशत्रु के पास यदि हम बात करें तो मगध तो पहले से ही था, ठीक है। इसके बाद अंग इन्हें अपने पिताजी से मिल गया था क्योंकि पिताजी ने जीत लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद कौशल, और कौशल के अधीन क्या? काशी। तो इतने क्षेत्र अजातशत्रु के
पास आ जाते हैं। देखिए ये कहानी थोड़ी सी मतलब आपको अभी पहली बार में समझ नहीं आई होगी, लेकिन आप एक बार और सुनाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इतने क्षेत्र तो ये वो कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करते हैं कि जो बज्जी संघ होता है, क्या होता है, बज्जी जो संघ होता है, बज्जी क्या होता है, यह 8 गणों का संघ होता है, 8 गणों का संघ होता है। तो अजातशत्रु के एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है क्या, वर्षकार। वर्षकार जो होते हैं यह अजातशत्रु के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। यह वर्षकार क्या कहते हैं कि इन 8 गणों में डलवा देते हैं क्या, फूट। और जब इनमें फूट डल जाती है तो अजातशत्रु क्या करते हैं, इन 8 गणों के ऊपर करते हैं आक्रमण। ठीक है, कौन करते हैं, अजातशत्रु इनके ऊपर करते हैं आक्रमण और एक एक करके सभी संघों को जीत लेते हैं। अजातशत्रु क्या करते हैं, आक्रमण और एक एक करके सभी संघों को जीत लेते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें तो अजातशत्रु के द्वारा इन्हीं के विरुद्ध मतलब बज्जी संघ के विरुद्ध ही सबसे पहले 2 मतलब हम कह सकते हैं कि अस्त्रों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं कि महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक और एक अस्त्र का नाम होता है रथमूसल। यदि आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा कि बाहुबली को जो दुर्ग तोड़ने के लिए जो वो बड़ी बड़ी मशीनें मिलती हैं जिनके द्वारा वो गोला फेंकते हैं, ठीक है, तो वो यही है महाशिलाकंटक और रथमूसल। ठीक है, इन्हीं के द्वारा तो जो है वो अब जो विरोधी होता है उसकी सेना का तो जो है विनाश करते हैं। तो बाहुबली मूवी में जो वो गोले फेंकते हैं वो इन्हीं के द्वारा फेंकते हैं। ठीक है, तो महाशिलाकंटक और रथमूसल का प्रयोग सबसे पहले अजातशत्रु तो जो है इनके विरुद्ध करता है। ठीक है, तो अजातशत्रु के पास अब कौन कौन सा क्षेत्र आ गया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि अजातशत्रु के पास अब कौन कौन सा क्षेत्र आ गया है। ठीक है, तो अजातशत्रु के पास मगध तो पहले ही था। ठीक है, अंग मिल गया। इसके बाद हम बात करें तो कौशल, फिर काशी और बज्जी। तो इतना बड़ा क्षेत्र अब मगध साम्राज्य का हो गया था, मतलब मगध का पूरा क्षेत्र। ठीक है, फिर अंग साम्राज्य को इन्होंने अपने उसमें मिला लिया। ठीक है, मगध साम्राज्य में फिर कौशल को मिला लिया, फिर काशी मिला लिया और अब बज्जी भी मिला लिया। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो अजातशत्रु है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो बाद की चर्चा है, ठीक है, जो बाद की चर्चा है इसकी उस पर हम चलेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, उदयन के बारे में, और देखेंगे कि उदयन तो जो है क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है, और मैंने आपको अजातशत्रु तक पढ़ा दिया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे जो ये जानकारी है वो सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोबर्टी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए, सोबर्टी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।